नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की। इस पर सोनिया गांधी ने कहा कि न्याय स्कीम की शुरुआत से पूरी पार्टी खुश है। सोनिया गांधी ने कहा कि राजीव जी के दिल में अन्नदाता किसान, खासतौर पर महिला और आदिवासी किसानों के लिए बहुत प्यार था, इसलिए वह समय समय पर इन सब के बीच में जाकर सीधे संवाद करते थे और तकलीफों की जानकारी लेते थे। वे मानते थे कि किसान और खेती ही भारत के विकास की असली पूंजी है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की ऐतिहासिक शुरुआत सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हुई। 19 लाख धान, मक्का, गन्ना पैदा करने वाले किसानों को सीधे 7,500 रुपए उनके खाते में मिलेंगे। आज 1,500 करोड़ की पहली किश्त जाएगी। उम्मीद है भारत सरकार इस अनूठी पहल से सीख लेगी। तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की आज शुरुआत की। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता जरीन सिद्दीकी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जरीन सिद्दीकी, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। राजीव गांधी न्याय किसान योजना, इस योजना के बारे में पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। जी, ये आज राजीव गांधी का शहादत दिवस है। आज ही के दिन राजीव गांधी की हत्या हुई थी। इसको छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत देते हुए 5,700 करोड़ रुपए की सीधी राहत दी है। तो इसमें आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार 2,500 का धान समर्थन मूल्य जो केंद्र सरकार से देने का आग्रह कर रही थी, तो केंद्र ने आग्रह नहीं माना। 1,825 रुपए ही दे रहा है। तो 625 रुपए की जो राशि वो राज्य सरकार वहन कर रही है और हर किसानों के को प्रति एकड़ 10,000 रुपए का इसमें फायदा होगा। और आज किसानों को करीब 5700 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही है। धान की पहली किस्त 1,500 करोड़ की राशि 18,34,834 किसानों के खाते में जमा होगी। उसी तरह से इस वर्ष जो है धान के बदले अन्य फसल लेने वाले किसानों को भी प्रति हेक्टर की अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। खरीफ फसल 2020 में इस योजना में धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल और जो अन्य दीगर जंगली फसलें भी है, कोदो, गन्ना में उसमें भी गन्ना किसान में भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं। इनको करीब 10,37,00,000 रुपए 24,444 रुपए की सहायता दी जाएगी। कुल मिला के कोरोना की महामारी की वजह से एक लिक्विडिटी, जो कैश की कमी जी हो गई थी, उसको कहीं ना कहीं से भूपेश बघेल सरकार लोगों के हाथों में पैसा देके, खास तौर पर किसानों के हाथों पे पैसा देके पूर्ति करना, उन्हें लाभान्वित करना चाहती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जरीन सिद्दीकी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत होने के बाद राहुल गांधी ने इसकी खूब तारीफ की है। इसी बात की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि राहुल गांधी ने इस योजना को देश को दिशा देने वाली योजना कहा है। योजना के शुभारंभ मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार और कांग्रेस पार्टी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना का आगाज भले ही छत्तीसगढ़ से हुआ है, लेकिन इससे अन्य राज्यों को प्रेरणा मिलेगी, देश को दिशा मिलेगी। आज राजीव जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। सौभाग्य से शुभारंभ के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारी देश की कांग्रेस की सर्वोच्च नेता आदरणीय सोनिया जी ने हमें आशीर्वाद दिया
राहुल जी ने आशीर्वाद भी दिया, बधाई भी दिया और संदेश कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का ये कदम न केवल छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में है, देश की सरकारों को दिशा निर्देश और रास्ता बताने वाला बड़ा कदम होगा। उन्होंने कहा आज ज़रूरत है गरीबों के खातों में पैसा जाना, किसानों के खातों में पैसा जाना, उनको आर्थिक सपोर्ट की, और सौभाग्य से छत्तीसगढ़ सरकार ये योजना को आज शुरुआत करने जा रही है। आज ही जिस धान के अंतर की राशि की चर्चा होती थी और हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत न केवल धान, मक्का, गन्ना, दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी को शामिल किया है, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के एक ही निर्देश के बाद लगभग 1500 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के उन 19 लाख किसानों के खाते में, जिन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की धान खरीदी नीति के तहत लगभग 84 लाख मीट्रिक टन धान सोसाइटी के माध्यम से बिक्री किया, उन किसानों के खाते में तत्काल इस राशि का अंतरण किया गया। सरकारी बंगलों पर जारी सियासत के बीच पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने बयान दिया कि मैं बहुत खुश हूं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐसा कर रहे हैं। मैं तो खुद बंगला खाली करना चाह रहा हूं। भोपाल में किराए का मकान खोज रहा हूं। जैसे ही मकान मिल जाएगा बंगला खाली कर दूंगा। मैंने तो सरकार के जाते ही सरकारी सुविधाओं को वापस लेने को कहा था, लेकिन लॉकडाउन के कारण विभाग ने ही इसके लिए मना कर दिया था। शिवराज सिंह जी ने ये कहा था शपथ लेने के बाद कि मैं कोई बदले की भावना से दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई नहीं करता। अब वही सोचें कि उनकी कथनी करने में क्या फ़र्क है। इसको उनको सोचना था। आपने टाइम दिया नहीं, लॉकडाउन में निकलने की परमिशन नहीं। मैं क्षेत्र में चला गया, जब आया तब नोटिस मिल गया और मैं देख रहा हूँ किसी किराए का मकान ढूंढ रहा हूँ। अगर एक आध दिन में मिल जाता है तो मैं सामान रख के लेके जाऊँगा और उनकी संपत्ति जो निजी है, शिवराज सिंह की शासकीय बंगले प्रदेश, उनको जनता ने सुपुर्द कर दिया है। चौथी बार वे अपनी संपत्ति, अपने बंगले बचाए रखें। हम जैसे लोगों को यहाँ रहने में नष्ट हो सकते, हम लोग बर्बाद कर सकते, इसलिए जल्दी से जल्दी खाली कराएं। इस बात का भी मैं उन्हें संदेश देता हूँ कि आप जो कर रहे हैं उसकी प्रक्रिया और तेज करें। जो अगर खाली नहीं कर रहे तो सामान सड़क पर भगवान का काम करें। ये मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी करें, इसमें मुझे प्रसन्नता होगी। अब उनकी खुशी, उसमें मैं भी प्रसन्न हूँ। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ रहा है। बलौदाबाजार जिले में 2 नए मरीज मिले हैं। बताया जा रहा है कि जिसमें से एक मरीज पवनी स्थित क्वारंटीन सेंटर में था, जो 12 मई को कोरबा से करीब 1 महीने रुककर लौटे हैं, जिसे यहां आने के बाद 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया था। उसी तरह एक अन्य श्रमिक मरीज लकापारा निवासी है। यह भी 12 मई को बोकारो झारखंड से वापस आया है। इन्हें भी गाँव में स्थित क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। इन सभी का 17 मई को रैंडम सैंपल लेकर रायपुर एम्स भेजा गया था, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आते ही जिला प्रशासन तुरंत आवश्यक निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई करते हुए उन क्षेत्रों को संक्रमण क्षेत्र घोषित कर दिया है। साथ ही दोनों मरीजों को रात को ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से रायपुर एम्स भेजा गया है। साथ ही साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में कलेक्टर के निर्देशानुसार महाराज बाड़े पर खोली गई मार्केट कलेक्टर का आदेश मानते हुए दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग में और हर दुकान पर सैनिटाइजर रखने की बात कही गई थी। तभी दुकानदारों ने आज सुबह अपनी दुकान को 60 दिनों बाद खोला, जिस पर दुकानदारों की बिक्री ईद के त्योहार के चलते उनकी ग्राहकी हुई, जिस पर दुकानदारों के चेहरे पर खुशी लौट आई। साथ ही कलेक्टर का आदेश यह भी है कि अगर ग्वालियर शहर में कुछ कोरोना वायरस मरीज आते हैं तो सारी अनुमति को विराम लगा दिया जाएगा। ना तो कोई दुकान खुलेगी, ना ही रोड पर कोई निकलेगा। ग्वालियर शहर में कर्फ्यू का माहौल हो जाएगा। दुकानदारों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक फिर कर्फ्यू रहेगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बीजेपी के नेता योगेंद्र पांडे को नक्सलियों ने जान से मारने की धमकी भरा पत्र भेजा है। योगेंद्र पांडे वर्तमान में पार्षद हैं। इन्हें पूर्व नगर निगम पालिका निगम जगदलपुर में वर्ष 2003 से 2007 तक नगर पालिका निगम के अध्यक्ष के पद
पर भी रह चुके हैं। योगेंद्र पांडे के अनुसार डाक विभाग का पोस्टमैन की ओर से आकर उन्हें एक लिफाफा प्रदान किया गया था, जिसमें लाल स्याही से मेरा नाम और पता लिखा हुआ था और भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था। पत्र मेरे नाम पर था, इस कारण मेरी ओर से उसे खोलकर पढ़े जाने पर जान से मारने की धमकी लिखी हुई थी। ये शिकायत इसलिए किया कि इसके पहले भी मेरे पास धमकी आया कि तुमको भुगता देंगे, तुमको मार डालेंगे, जान से मार देंगे। तो ये तो बड़ी बात है ना। बस्तर में अपन लोग काम करने वाले लोग हैं, बस्तर में काम कर राजनीतिक क्षेत्र में है, सामाजिक क्षेत्र में है और जनप्रतिनिधि भी हैं और लगातार हम सुरक्षा 2003 से मिली हुई थी। लेकिन इस प्रकार से बार बार धमकी आना, कल भी वही 10:30 बजे मुझे पोस्ट के द्वारा लेटर मिला कि तुमको जान से मार देंगे। बहुत सारे नेताओं को ऐसी पुलिस के समय रखते हुए मार दिया गया, तुम्हारा भी वैसी हर्ष हो जाएगा। तो ये तो सीधा सीधा हमें जान से मारने का चुनौती है और कुछ भी हो सकता है। तो इस लेटर को लेके आपने किससे शिकायत की है? एसपी साहब को मैंने शिकायत की है। पहले भी जो आया था उसका भी शिकायत मैंने एसपी साहब से की थी, इसका भी शिकायत मैंने जाके एसपी साहब से किया है और मैं बोला कि इसको सीरियसली लीजिए साहब, कब क्या हो जाए। बस्तर में कई हजारों ऐसे हुए हैं, कल भी कुछ भी हो सकता है, जान का खतरा है, इसलिए मुझे सुरक्षा दी जाए, इसकी मैंने मांग की। एसपी साहब ने क्या कहा है? तो उन्होंने बोला है कि मैं जल्दी इसके ऊपर जो है ना व्यवस्था करूँगा और मैं तो पूरे मुस्तैदी से और पूरे वो से मांग कर रहा हूँ कि मेरी जान का खतरा है। बार बार ऐसा होना मतलब कहीं ना कहीं इसमें मुझे डाउट हो रहा है, इसलिए मैंने सुरक्षा दी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की चपेट से रीवा भी नहीं बच पाया था। मध्य प्रदेश के रीवा में पहला कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट एक डॉक्टर की आई थी, जिसके बाद से पूरे जिले में हड़कंप मच गया था और डॉक्टर की बेटी और बहन की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने क्वारंटीन कर दिया था और आज जहां पर डॉक्टर रहते हैं उस नगर को कंटेनमेंट एरिया घोषित करके सील कर दिया गया। लेकिन 23 दिन बाद रीवा एसपी आबिद खान ने इंदिरा नगर कॉलोनी में पहुंचकर बैरिकेड हटाकर कॉलोनी वासियों का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि डॉक्टर की बेटी को पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुकी है, जिसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मालूम है रीवा में 29 तारीख को यहाँ पे कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया था, जब 27 को पॉजिटिव केसेस 2 आए थे इंदिरा नगर में। तो डॉक्टर राजेश सिंघल की बेटी और उनकी सिस्टर आई थी और तब से लेकर के 21 दिन तक ये पूरा एरिया कंटेन्ड रहा है। ये गली जिसमें हम लोग अभी खड़े हैं, ये सबसे पहले 25 तारीख को ही कंटेन कर दी गई थी, क्योंकि डॉक्टर सिंघल की जैसे रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इन 21 दिनों में इस पूरी इंदिरा नगर कॉलोनी ने, जिसमें कई सारे वार्ड शामिल हैं, लोगों ने संयम का परिचय दिया। कोई भी बाहर नहीं निकला, किसी तरह का विवाद नहीं हुआ। और उस समय जबकि पूरे रीवा में सब तरह की छूट खोल दी गई थी, दुकानें खुल गई थीं और सब तरह के मार्केट्स खुल गए थे, ऐसी स्थिति में बंद रहना और बाहर ना जा पाना ये एक बड़ा मुश्किल समय होता है। सब तरफ जब बंद था रीवा, तो उस समय ये बंद हो जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब ये कंटेनमेंट जोन घोषित हुआ उस समय पूरा रीवा खुल चुका था। और ऐसे समय में अपने आप को संयमित रख करके यहाँ पे लोगों ने 21 दिन तक, एक तरह की सेल्फ जेल हो जाती है कंटेनमेंट जब हम घोषित करते हैं, तो आदमी कहीं निकल नहीं सकता क्योंकि बाहर बंद है, घर के बाहर भी नहीं निकल सकता क्योंकि पेट्रोलिंग होती है, कैमरे लगे रहते हैं। तो घरों में लगातार 21 दिन तक रहना, छोटे घर हैं, किसी के बड़े घर हैं, हर तरह की विषम परिस्थितियाँ होती हैं। तो लोगों की इस सैक्रिफाइस को हम लोग आज यहाँ पे सैल्यूट करने आए थे। हम यहाँ लोगों को धन्यवाद देने आए थे कि जिस तरह का परिचय उन्होंने दिया है, इस 21 दिन में जो संयम रखा है, जो सैक्रिफाइस किया है कोरोना की लड़ाई के लिए, उसमें जो अदम्य साहस का परिचय इन्होंने दिया, और उसका हम लोग साधुवाद करने आज यहाँ आए थे। और इसी क्रम में सभी इस गली के लोगों को हम लोग ने धन्यवाद दिया है और इन्हीं के माध्यम से पूरे इंदिरा नगर को धन्यवाद दिया है। विश्वव्यापी आपदा कोरोना वायरस पूरे देश में अपना कहर बरपा रहा है। हालांकि कोरोना वायरस का संक्रमण रीवा जिले में पहले बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब से जिले की सीमाएं खुली हैं और बाहर से प्रवासी मजदूरों का आना जाना बढ़ा है, तब से पूरे जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ताजा मामला रीवा जिले के लौर थाना अंतर्गत बराती गांव का है, जहां पर पिता और पुत्र की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों अपने परिवार के साथ 14 मई को अहमदाबाद से आए थे। रीवा के बिछिया अस्पताल में सभी का परीक्षण किया गया था। परीक्षण के बाद दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिस कारण पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।
वहीं दूसरी ओर मऊगंज प्रशासन ने भी कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए कमर कस ली है। पॉजिटिव मिले पिता पुत्र के पूरे गांव को सील कर दिया गया है। प्राप्त हुई जो कि पॉजिटिव थी, उसके तारतम्य में उनको हमने कोविड केयर सेंटर में भेजा रीवा में, जहाँ पे उनका सैंपलिंग वगैरह हुआ। उसके तारतम्य में उक्त गांव में हमने कंटेनमेंट की प्रक्रिया करी। कल कंटेनमेंट में यह पाया गया कि जो गांव है वहाँ पे एक घर जहाँ से संक्रमित पाए गए थे, वो घर काफ़ी एकांत में था और उससे जो जुड़े हुए व्यक्ति थे, संपर्क में आए जो व्यक्ति थे, उनके रिश्तेदार वगैरह कुछ थे, तो वो उनका गांव बगल के गांव में था, जहां हमने 5 जोन बनाए हैं, कंटेनमेंट जोन। उसमें क्रमशः वार्ड क्रमांक 9 है, वार्ड क्रमांक 16, 17, 18 एवं 19 है, जहां पे कुल घरों की संख्या 44 थी एवं उन 44 घरों में जो आज सर्वे किया गया उसमें 312 लोगों का कुल सर्वे किया गया एवं उनकी स्क्रीनिंग की गई, जिसपे 3 टीमें लगी एवं 3 सुपरवाइजरी टीम लगी और उसमें कंट्रोल रूम बना के हम सतत निगरानी कर रहे हैं। और जो जो एरिया उसके संपर्क में था, जैसे एक हैंडपम्प है, उसको हमने सील किया, सैनिटाइज करवाया, उसके घर के चारों तरफ सैनिटाइजेशन का काम किया तथा जो संबंधित वार्ड हैं वहाँ पे भी हमने सैनिटाइजेशन एवं सीलिंग का काम किया। क्योंकि भौगोलिक स्थिति में वह गांव में उसका घर जो है वो काफ़ी एकांत में है, ये हमको राहत देने वाली बात रही। किसी भी तरह की वहाँ भीड़ जैसी स्थिति नहीं थी। जो समूह के घर थे उनके घर से काफ़ी दूर थे, कम से कम 800 मीटर की दूरी पर थे। वहीं पे 4 वार्ड हैं, क्योंकि उनके रिश्तेदार कुछ वहाँ रहते हैं, इसलिए उनको भी हमने कंटेनमेंट और सीलिंग का काम किया, सैनिटाइजेशन का काम किया। कलेक्टर आशीष सिंह ने महाकाल मंदिर में लॉकडाउन तोड़कर दर्शन करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने सहायक प्रशासक चंद्रशेखर जोशी को उनके पद से हटा दिया है। चंद्रशेखर जोशी उज्जैन में राजस्व निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे, उन पर निलंबन की गाज भी गिर सकती है। आपको बता दें कि एक दिन पूर्व चंद्रशेखर जोशी ने 5 लोगों को अवैध रूप से महाकाल मंदिर में लॉकडाउन के दौरान दर्शन करवा दिए। इस पूरे मामले को लेकर जब कलेक्टर आशीष सिंह के पास जानकारी पहुंची तो वे खुद दंग रह गए। उन्होंने पूरे मामले को लेकर सहायक प्रशासक को जमकर फटकार लगाई। इसके अलावा जिन लोगों ने महाकाल मंदिर में लॉकडाउन धारा 144 का उल्लंघन करते हुए दर्शन किए, उनके खिलाफ महाकाल थाने में मुकदमा दर्ज करने के भी निर्देश उज्जैन कलेक्टर को दिए हैं। इसी के साथ चंद्रशेखर जोशी को दोषी पाए जाने के बाद उन्हें पद से तत्काल हटा दिया है। ये निश्चित रूप से ये बहुत ही एक तरीके से सहन ना करने योग्य घटना है, क्योंकि लॉकडाउन यहाँ पर चल रहा है और उज्जैन हमारी रेड जोन कैटेगरी में शामिल है। अगर कोरोना की हम लोग बात करें, ऐसे समय में 5 लोग आकर अगर मंदिर के अंदर तक चले आते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है मंदिर का, उसकी ढील है। इसके तहत जो सहायक प्रशासक हैं वहाँ पर जोशी, उनको हम लोगों ने तत्काल सहायक प्रशासक पद से हटा दिया है। उनकी जगह पर अन्य किसी व्यक्ति को भी मेरे द्वारा जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और इसके अलावा जो व्यक्ति हैं उनको जो प्रारंभिक रिपोर्ट मेरे पास आई है कि मंदिर प्रशासन के लोगों ने समझाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी वो किसी दूसरे गेट से वहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज कराया जाएगा 188 का। उस संबंध में भी पुलिस को निर्देशित किया गया है। किसी भी तरीके से हम लोग ये सहन नहीं करेंगे कि कोई भी लॉकडाउन का उल्लंघन करता है। इवन जब मेरे द्वारा या नवागत एसपी के द्वारा जब ज्वाइन किया गया तो शिखर दर्शन करके ज्वाइन किया गया, क्योंकि हम लोग ये मैसेज देना चाहते थे कि कानून सबके लिए बराबर है और वर्तमान में कोरोना से निपटना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए जो भी करना है हम लोगों को करना चाहिए। तो कलेक्टर आशीष सिंह ने महाकाल मंदिर में लॉकडाउन तोड़कर दर्शन करने के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने सहायक प्रशासक चंद्रशेखर जोशी को पद से हटा दिया है। चंद्रशेखर जोशी उज्जैन में राजस्व निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, उन पर अब निलंबन की गाज भी गिर सकती है। आपको बता दें कि एक दिन पहले चंद्रशेखर जोशी ने 5 लोगों को अवैध रूप से महाकाल मंदिर में लॉकडाउन के दौरान दर्शन करवा दिए। इस पूरे मामले को लेकर जब कलेक्टर आशीष सिंह के पास जानकारी पहुंची तो वे खुद दंग रह गए थे। उन्होंने पूरे मामले को लेकर सहायक प्रशासक को जमकर फटकार लगाई। इसके अलावा जिन लोगों ने महाकाल मंदिर में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए दर्शन किए, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं।
खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजेंद्र यादव इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, पूरी जानकारी मैं आपसे चाहूंगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एक बड़ा मामला जो सामने निकल कर आया था कि महाकाल मंदिर में अवैध रूप से लोग घुसे और उन्होंने दर्शन किए, इस पूरे मामले पर बड़ी कार्रवाई की गई है कलेक्टर की ओर से। जानकारी चाहूंगी विजेंद्र, क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में की गई है? मैडम, महाकाल मंदिर में अवैध रूप से 5 लोगों को दर्शन कराने के मामले को लेकर कलेक्टर साहब ने जो जोशी जी हैं उन्हें उनके निलंबन की कार्रवाई कर दी है। उन्हें उनके और जो 5 लोग महाकाल मंदिर में गए थे दर्शन करने के लिए, उनके ऊपर फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की गई? उन पर कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है कलेक्टर साहब ने, लेकिन अभी तक उन पर कुछ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि FIR दर्ज करने के उन्होंने निर्देश दिए थे। जी, निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी तक उन पर किसी कार्रवाई का पूरी कार्रवाई का पूरा वो नहीं आया है इसके ऊपर कि अभी तक उन पर कुछ किसी प्रकार की कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश में 22 विधायकों की बगावत के बाद गिरी कांग्रेस की सरकार का दर्द अभी भी रह रहकर कांग्रेस के नेताओं को परेशान कर रहा है। लॉकडाउन में कर्नाटक में फंसे 83 मजदूर मुरैना आए थे। 5,700 रुपए प्रति मजदूर के हिसाब से देने पड़े। इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इसी के साथ 22 मंत्रियों की खरीद फरोख्त की बात भी फिर से दोहरा दी। कर्नाटका गवर्नमेंट बस से आए हुए हैं, एक बस में 5700 रुपए दिया है। उसके बावजूद भी बोल रहे थे अगर आप अपना किराया नहीं दोगे तो पता नहीं कितने दिन यहाँ पे रहना पड़ेगा, कुछ कंफर्म नहीं है। तो हमने यहाँ पे वो बात किया कलेक्टर से, तो उन दोनों का क्या बात हुआ है कुछ पता नहीं है, लेकिन उसमें पैसा दे के आना पड़ा हमको। ये सरकार के सारे दावे थोथे हैं। आज नहीं बल्कि हमेशा से, जब से मैं समझदार हुआ हूँ, शिवराज सिंह हमेशा झूठी घोषणाएं करता है और जनता को गुमराह करने का काम करता है। कर्नाटक से मजदूरों के लाने की जहाँ तक बात है, शिवराज सरकार ने कहा कि जितने भी मध्य प्रदेश के मजदूर जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उन्हें मैं सकुशल मध्य प्रदेश में वापस लाऊंगा। लेकिन कर्नाटक में आज तमाम सारे मजदूर हमारे संपर्क में हैं। ऐसे कई सैकड़ों वीडियो मेरे पास हैं जो सामूहिक रूप से वहाँ के मजदूर चिल्ला रहे हैं कि हमसे 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 और 8-8 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं। जिसका जैसा सौदा पट रहा है, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये दे करके मजदूर बसों में बैठ करके यहाँ तक आ रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश की सरकार और शिवराज सिंह कह रहे हैं कि हम मजदूरों को निःशुल्क सरकार के खर्चे पर उन्हें भेज रहे हैं। यह उनका दावा होता है। अभी हमारे पास कल 3 बसें आई हैं, परसों ही बसें आई थी। जब हम मजदूरों से मिलने गए थे तब वो अपनी व्यथा सुना रहे थे कि हम लोगों को 5700 रुपये या 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये, जिससे जैसा पैसा उनसे वसूल सकें, वसूल करके हम लोगों को यहाँ तक भेजा है। सर्वप्रथम तो मैं बैजनाथ कुशवाहा जी विधायक से ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी विधायक की कोई खरीद फरोख्त नहीं की। ये मनगढ़ंत बातों से अब कुछ होने वाला नहीं है। वहीं दूसरी ओर अपन बात करते हैं, मजदूर यहाँ आए, उनसे 5700 रुपये बस वालों ने लिए। अपन बैजनाथ कुशवाहा जी से एक आग्रह और करूँगा कि इस समय अपन महामारी से जूझ रहे हैं, इस समय ओछी राजनीति ना करें। रहा सवाल 5700 रुपये लेने का, तो आपने भी देखा होगा, हम सबने देखा है कि मजदूर बिना पैसे के अधिकांशतः यहाँ आ रहे हैं, मुरैना जिले में आ रहे हैं। किसी बस वाले ने यदि कोई गलती कर दी तो बस वाले की गलती हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। हम उस बस वाले के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे और इस तरह की घटना कोई निंदनीय है और होनी नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश में भोपाल के जाटखेड़ी की एक युवती में शादी के तीसरे दिन कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके बाद मंडीदीप निवासी दूल्हे सहित परिवार के 32 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। युवती एम्स में भर्ती है। उसकी सोमवार को सत्तापुर निवासी युवक से शादी हुई थी। युवती ने बताया कि उसे 7 दिन पहले बुखार आया था। पड़ोसी डॉक्टर से दवा लेकर उसे आराम मिला, फिर भी परिजनों ने शनिवार को उसका सैंपल जांच के लिए दिया था। सोमवार को उसकी शादी हो गई। बुधवार को परिजनों ने उसे फोन कर बताया कि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
छत्तीसगढ़ में कोरिया जिला के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र सोनहत के ग्राम उदारी में 3 महीने से खराब ट्रांसफार्मर को सुधारने में हो रही देरी से किसानों की फसलें सूख कर बर्बाद हो रही हैं। बता दें कि ग्राम पंचायत उदारी में 3 महीने से गांव में लगे ट्रांसफार्मर जो कि खराब हो चुका है, उसको सुधारने के लिए गांव के लोगों ने बिजली विभाग के 3 महीने से चक्कर लगाए हैं और बिजली विभाग है कि उनकी एक भी नहीं सुन रहा। इस मनमाने रवैये से किसानों की फसलों की सिंचाई न होने के कारण उड़द की फसल जहां एक तरफ सूख गई है और कुछ सूखने की कगार पर है। वहीं नगर पंचायत सोनहत के नगर पंचायत उपाध्यक्ष गुलाब चौधरी ने बताया कि 56 बार बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन किया, पर उसके बाद भी बिजली विभाग किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मेरे पास गांव वाले फ़ोन किए लगभग 1 महीना पहले, तो मैंने एसडीओ बिजली विभाग गंगोरिया जी को और जेई एक्का जी को कई बार अवगत कराया, लेकिन मेरे बात को उनके द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया, जिसकी वजह से गांव के लोगों को परेशानी है पानी के लिए, प्रकाश के लिए और कई सुविधाएं, जैसे उनका बहुत 5-6 एकड़ में जो उड़द का फसल लगाए थे वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। अधिकारी हम लोगों की बात को ध्यान दे नहीं रहे हैं। संगठन का मैं ब्लॉक का प्रमुख आदमी हूँ, लेकिन हम लोगों की बात को भी दरकिनार कर दिया जाता है। ये बहुत दुख का विषय है। बिजली 2.5-3 महीना से कटनी से बिजली वाले लगावे नहीं करी, कितना तो कह दे फसल करी करने वो मतलब सब मर जाती। बिजली विभाग वाला का बोले? वो तो कहे लॉकडाउन थोड़ा ये है तनी कम हुई तो लगाओ, फिर लगाओ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।